If you are a GIPMAT aspirant, this video is extremely important for you because if you want to be at IIM Jammu or IIM Bodh Gaya by taking this exam, that is GIPMAT, which is actually much more easier than the other two, that is IPMAT Indore and IPMAT Rohtak, then at least you need to know that there is a huge number of competition, and it's not about the difficulty level of the exam, but it's about the competition. Since you have to beat so much competition to be in those select seats of IIM Jammu and IIM Bodh Gaya, therefore you need to exactly know if you are ready to face this competition. How will you know that you are going to do well in this exam is today's video's topic. Yes, I am here with a video where I am telling you exactly how to understand if you are ready or you are not ready for the GIPMAT exam on June 7th. Let's start with it. सबसे पहले you need to understand what you are doing wrong and what you should do in place of that. सबसे पहले learning new foundational concepts is literally stupidity. अगर आप आज उठा के ये सोच रहे हो कि यार मेरे को जो नहीं आता था, जिसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन आईपी मैट में छूट गए थे, वही गलती मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज एक फाउंडेशनल टॉपिक के साथ स्टार्ट करूँगा और मैं वो चीज़ सीखूँगा ताकि मेरे आईपी मैट जैसे जिपमैट में भी 2 क्वेश्चन ना छूट जाए। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही अजीब सी सिचुएशन होती है जो आप सारे गो थ्रू करते हो, लेकिन इट इज़ नॉट करेक्ट। आप 2 क्वेश्चंस की वजह से ना आईपी मैट में आपका फेलियर हुआ है, ना 2 क्वेश्चंस की वजह से आप जिपमैट में बहुत ही अच्छा रैंक ला के एंड IIM जम्मू जा सकते हो। दिस इज़ वेरी आर्बिट्ररी ऑफ यू टू थिंक सो, ठीक है। इसलिए फाउंडेशनल कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया मत इंट्रोड्यूस करो अपने सिस्टम में, क्योंकि उसकी वजह से जो ऑलरेडी आता है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये जो 2 क्वेश्चन हैं, इनको सही करने के चक्कर में तुम बाकी के सारे क्वेश्चंस के साथ एक तरीके से गैम्बल खेल रहे हो। सेकेंड इज़ वॉचिंग रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियोज़। देखो, जाके अननेसेसरीली स्ट्रैटेजी मत देखो, क्योंकि मोस्ट स्ट्रैटेजी वीडियोस टेल यू कि प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाओ। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि हर दिन 2 मॉक टेस्ट दो, बट इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू टेक अ मॉक टेस्ट एंड एनालाइज। मतलब मैं एक की बात कर रही हूँ, तो लोग बोल रहे हैं 2 मॉक टेस्ट दो, तो 2 मॉक टेस्ट लेके तुम एनालाइज कैसे करोगे एंड उसके बेसिस पे अपनी गलतियाँ कैसे समझोगे? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। तो ये जो फालतू की स्ट्रैटेजीज होती हैं कि कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा परेशान करती हैं, आप में एक फोमो बिल्ड करती है, आप में एक अजीब सा थॉट प्रोसेस बिल्ड करती हैं, जिसमें आप क्या करते हो, आप मल्टीपल टेलीग्राम चैनल्स पे जाते हो और जो भी रिसोर्स मिलता है उसको कलेक्ट करके यूज़ करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये आपका सबसे वल्नरेबल स्टेट है, तो इसको सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाएगा। थर्ड इज़ एक्सेसिव अनएनालाइज्ड मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देते चले जा रहे हो और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो ब्रो इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। वेरी ऑनेस्टली अभी जाके देखो कि तुम्हारे मॉक में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है। 1-2 मार्क्स का फ्लक्चुएशन आ रहा है, वो भी ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, नॉट on what skill set you have gained after you have already taken the IPMAT Indore exam and IPMAT Rohtak exam। अब ये जो GIPMAT एग्जाम है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुन लो मेरी बात, अब एनालिसिस पे बैठ जाओ। एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे एंड 100% बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। करना क्या है, मार्क्स को ऑप्टिमाइज करना सीखो कि कैसे मार्क्स बेहतर से बेहतर आप ला सकते हो, कहाँ आप मार्क्स गेन कर सकते हो एंड कहाँ आपके मार्क्स मोस्टली लूज होते हैं। सेकेंड इज अग्रेसिव एरर एनालिसिस। अगर आप मॉक दे रहे हो, आप सेक्शनल दे रहे हो, या आप IPMAT एग्जाम्स दे चुके हो, IPMAT रोहतक दे चुके हो, तो आप उसमें देखिए आपकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक किस चीज़ में हो रही है। क्या आप नर्वस हो जा रहे हो जिसकी वजह से आप फॉर्मूला गलत अप्लाई कर रहे हो? क्या आप नर्वस हो जा रहे हो जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस चीज़ को अग्रेसिवली आपको एनालाइज करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू बी ज़ेन, फॉर दैट यू हैव टू एक्चुअली कलेक्ट योर थॉट्स एंड अंडरस्टैंड कि हुआ क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। थर्ड इज बिल्ड
बिल्डिंग एग्जाम टेम्परामेंट। आपको एग्जाम में एक बहुत लॉन्ग टर्म टाइम के लिए बैठना है और बहुत देर तक कैलकुलेशंस एंड रीजनिंग के बारे में सोचना है। तो उसी तरीके का टेम्परामेंट बिल्ड करने की कोशिश करो। एग्जैक्ट वही टाइम जब तुम्हारा एग्जाम होता है, उस विंडो में ना आप लंच कर सकते हो, ना आप उस विंडो में ब्रेकफास्ट करो, ना आप उस विंडो में कुछ करो। आप कोशिश करो कि उस विंडो में आप पढ़ाई कर रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली आप उस विंडो में सेक्शनल्स दे रहे हो, मॉक दे रहे हो या एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। रिविजन को इस विंडो में मत डालिए। तो लास्ट इज एग्जीक्यूटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो। जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है उसको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करना है, रादर दैन ऑब्वियसली नया कुछ इंट्रोड्यूस करना, चाहे वो आपकी स्ट्रैटेजी ही क्यों ना हो। अगर आप ये सोच के गए जा रहे हो कि यार मेरा VARC बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले VARC कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं मैथ्स में जाऊंगा, फिर लास्ट में मैं LR में जाऊंगा, क्योंकि LR मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा पागलों जैसे पढ़ा नहीं है जैसा मैंने क्वांट और VARC को पढ़ा है, तो आप इसी के साथ जाओ। एंड अगर आप ऐसे इंसान हो जो रीजनिंग में बहुत स्ट्रांग है, VARC में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा कम पड़ जाता है, तो भाई तुम पहले VARC और DILR कंप्लीट करके अपना उसके बाद क्वांट में चले जाओ। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही है। किसी और की स्ट्रैटेजी को सुन के अननेसेसरीली अपनी स्ट्रैटेजी को आज एंड डे पे कंप्लीटली ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैक्सिमम स्कोर जो तुमको अटेन करना है वो कैसे आएगा? क्या वो सिर्फ इतने सारे मॉक्स देने से आएगा? क्या वो सिर्फ सेक्शंस पे सेक्शंस करने से आएगा? नहीं आएगा। तुम्हारे अच्छे मार्क्स तब आएंगे जब तुम रिवाइज करोगे, मॉक एनालिसिस करोगे, ऑब्वियसली रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद मॉक दोगे एंड मॉक एनालिसिस करोगे। लेकिन मॉक एनालिसिस का यहाँ पे एक और मीनिंग है कि आज तक के तुमने जितने भी जिप मैट के मॉक्स दिए हैं उनको बैठ के भी एनालाइज करो। अगर आज तक तुमने कोई भी जिप मैट का मॉक नहीं दिया है तो डोंट वरी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में 2 फ्री मॉक्स है, मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है उनको। तो मॉक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगेन कोई भी पेपर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वहाँ अटेम्प्ट ज़्यादा और एक्यूरेसी कम के साथ आप कभी नहीं जीत पाओगे। एंड लास्ट इज काम माइंड। आप जितना ज़ेन मोड में रहोगे, आप जितने काम रहोगे, उतना आपको याद रहेगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, आप कहाँ वीक हो एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एंड इसके बेसिस पे आप एक्चुअली एग्जाम के दिन भी बहुत अच्छा काम कर पाओगे एंड मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट इज कि 5 डे का जो एक मास्टर टाइमलाइन है कि आपको क्या करना है एवरी डे। आज फर्स्ट डे दैट इज जून 2, आप आज क्या करोगे? आप एक डायग्नोस्टिक मॉक लिखोगे जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है एंड आप उसको 100% जाके अटेम्प्ट करिए। आप जैसे ही उसको अटेम्प्ट करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में, खुद के बारे में पता चलेंगी एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी। मैंने 2 मॉक्स डाले हैं। पहला वाला जो मॉक है मॉक 1, जिप मैट मॉक 1, उसको जाके आप अभी तुरंत में कीजिए, ठीक है। जिप मैट मॉक 2 को कैसे यूज़ करना है आगे आने वाला है। डे 2 पे, जून 3 पे आपको क्या करना है? आपको अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है। वो आप कैसे करोगे? बेसिक सेक्शनल्स दो, क्वांट के कुछ क्वेश्चन दो, मिक्स्ड क्वेश्चन हो सकते हैं आप, या फिर LRDI के क्वेश्चन, जो भी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा फोकस पे रखो एंड थोड़े बहुत सेक्शनल्स दे दो, ठीक है। स्पीड इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया, तुम क्वांट में तुम्हारी स्पीड सबसे कम है और तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो तुमने क्वांट के 15 क्वेश्चन लगाए एंड उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइमर लगाया, लेट्स से 20 मिनट्स का टाइमर लगाया। ये जो 20 मिनट्स का टाइमर है इसमें तुमने 15 क्वेश्चन किए। अब तुम इस थॉट प्रोसेस को छोड़ दो। अब तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम 15 क्वेश्चंस उठाओ और उनको एक स्टॉप वॉच के साथ करो कि तुम मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, सबसे बेस्ट थॉट प्रोसेस के साथ तुम कितनी देर में एक्चुअली सॉल्व कर पा रहे हो कि तुम्हारा आंसर आए। यहाँ पे तुमको स्पीड की कोई चिंता नहीं करनी है। एंड एक सेकेंड सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस लो एंड उसको टाइमर के साथ करो। अब तुम इस इम्पॉर्टेंटली टाइमर वाले इस जोन में कितना अच्छा एक्यूरेसी ला पा रहे हो इसको कंपेयर करो। दिस इज वेर यू अंडरस्टैंड स्पीड इंप्रूवमेंट, दिस इज वेर यू अंडरस्टैंड कि एक्यूरेसी कैसे आएगी और किन क्वेश्चंस को एंड तुमको किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज जून 4, दैट इज डे 3। इसमें आपको हाई यील्ड रिविजन करना है। इस दिन पे आप कोशिश करो कि आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। आपको या फिर तो मॉक का एनालिसिस करना है,
सेक्शनल्स का एनालिसिस करना है या फिर तो रिवीजन करना है। अब ये रिवीजन जो होगा ये ऐसे नहीं कि आप ऐसे बस बुक्स पलट रहे हो, नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको रिवीजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टूड, कि आपके क्या स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं एंड क्या वीक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वीक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, उनके बेसिक्स को, उनके सारे के सारे फॉर्मूलाज को एंड एवरीथिंग को अच्छे से रिवाइज करो, एंड फिर जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं उसको भी एक बार रिवाइज कर लो। ये मत सोचो कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स वाले टॉपिक्स को भूल नहीं सकते हो, एंग्जाइटी आपसे कुछ भी करा सकती है। नेक्स्ट इज द फाइनल सिमुलेशन। देखिए, इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक मॉक देना है, दैट इज द जिपमैट मॉक 2, दैट इज इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप इसको दीजिए। आप इसमें कितने मार्क्स स्कोर कर पाए हैं, आप स्पीड मेंटेन कर पाए हैं कि नहीं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है कि नहीं, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एंड इसको एनालाइज करिए। इसके अलावा डे 4 दैट इज जून 5 को आपको कुछ भी नहीं करना है, एंड जून 6 को आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, सिर्फ चिल करना है। लेकिन ये रिलैक्स एंड चिल के लिए आप अननेसेसरी जंक फूड मत खाइए, आप अननेसेसरीली बहुत देर तक टीवी मत देखिए, क्योंकि उससे स्ट्रेस बढ़ता है। व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर अ वॉक, spend time with your pets, spend time with your siblings, you can do anything like that। अब हम समझते हैं कि हमको एग्जैक्ट एग्ज़ाम डे पे किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या हमारा प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम मैक्सिमम अटेनमेंट ऑफ मार्क्स कर पाएँ। हमको एक भी क्वेश्चन को पहले तो ईगो पे नहीं लेना है। राउंड 1 में आपको बिल्कुल ईजी अरिथमेटिक के, DI के या सिंपल अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने तुरंत में कर लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें मोस्टली जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किसी भी तरीके की कोई सिली मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। सेकंड इज मॉडरेट क्वेश्चंस को आप करिए, दैट रिक्वायर्स कैलकुलेशन। लेकिन इस मोमेंट तक देखिए, अगर आपने ईजियर क्वेश्चंस को सबसे पहले कर लिया तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो उसके बेसिस पे जब आप एक मॉडरेट क्वेश्चन को करने आते हो, मॉडरेट क्वेश्चंस मेरे हिसाब से या हमारी पूरी टीम के हिसाब से जो होते हैं वो ये होते हैं कि जहाँ आपको कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। मोस्टली मॉडरेट क्वेश्चंस इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन एंड सिली मिस्टेक्स होते हैं, इनसे बचने के लिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको मतलब जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो सेकेंड टर्म में करने चाहिए। राउंड 3 में आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करना है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। लिमिटेड टाइम में आपको कोशिश करनी है कि आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। अगर आप उसमें स्टक रह जाओगे तो आगे 2 और सेक्शन है जिनको आपको करना है, या अगर आप इसको एंड में कर रहे हो तब आप अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम दे पाओगे, विच इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप क्वांट को एंड में करते हो और बाय मिस्टेक क्वेश्चंस छूट जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, जिसकी वजह से कई लोग क्वांट को एंड में करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इट्स ऑल अप टू यू, आप जैसे आज तक करते आए हैं वैसे करिए। मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं तीनों ही तरीके से करने के, ठीक है। नेक्स्ट LR की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे, अगर आपको तुरंत ही लॉजिक समझ में आ गया है, आप 90 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो, आपने अटेम्प्ट कर लिया, दैट इज द बेस्ट। इससे ऊपर क्या है, करेक्ट। लेकिन अगर आप क्वेश्चन रीड करते हो, आपको लॉजिक इमिडिएटली क्लियर नहीं होता है, तो आप उसको अभी के लिए स्किप कर दो। आगे फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको लॉजिक समझ में आ गया, लेकिन आप 90 सेकेंड्स में उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा होता है गाइस कभी कभी कि क्वेश्चंस ही गलत होते हैं या ऑप्शंस ही गलत होते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए आपको बोल रही हूँ 90 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लगाने हैं। 90 सेकेंड्स में अगर आपसे सॉल्व ना हो तो मार्क कर लो और उसके बाद में रिटर्न लेटर वाला ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाओ एंड आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू कर दो। VA की स्ट्रैटेजी और ही ज़्यादा इजी है, सीक्वेंस में करो, ठीक है। मोस्टली मैं ये सजेस्ट करती हूँ सबको कि भाई सबसे पहले VARC कर लो। सबसे पहले अगर VARC कर लोगे तो तुमको ये बात अश्योरेंस हो जाएगी कि ये एक सेक्शन है जिसके पूरे मार्क्स मेरे अप्रॉक्सीमेटली पूरे मार्क्स है, जो भी तुम्हारे दिमाग में है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 2 क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं तो तुम्हारे पास एक बेसिक फ्रेमवर्क होगा कि यार मैंने इतने मार्क्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 90% एक्यूरेसी आनी चाहिए आपकी वीआरसी में। एक्चुअली आपकी 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी आनी चाहिए वीआरसी में, क्योंकि अगर आप पहले के जिपमैट के पेपर्स भी देखेंगे ना, जो पीवाईक्यूज हैं उनमें भी अगर आप देखोगे वीआरसी का सेक्शन जो होता है वो अक्सर बहुत ज़्यादा ईजी आता है। क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी एज इन कोई भी कर सकता है, नहीं, इट इज़ ईजी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बिन थ्रू आई पी मैट इंदौर एंड आई पी मैट रोहतक। अगर आपने ये दोनों नहीं दिए हैं तो कंपैरेटिवली येस इट माइट बी डिफिकल्ट, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में वीआरसी का सेक्शन जिप मैट में काफ़ी ज़्यादा ईजियर आता है। तो यहाँ आप सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होता है, सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर की डिफ़िकल्टी के हिसाब से देखें तो अगर आपको इजी पेपर आता है तो आपके आइडियल अटेम्प्ट्स वुड बी 90 to 95%। अगर मॉडरेट पेपर आता है तो 80 to 90% अगर आपने अटेम्प्ट किया है पेपर, एब्सोल्युटली गुड। डिफ़िकल्ट आ जाता है, जो कि मोस्टली अभी बहुत समय से हुआ नहीं है, डिफ़िकल्ट पेपर आ गया तो 70 to 80%, ठीक है। आगे बढ़ते हुए एग्ज़ाम डे के दिन आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप अपने फ्यूल की बात करिए तो लाइट ब्रेकफास्ट करिए। अननेसेसरीली बहुत हैवी ब्रेकफास्ट मत करिए, पूरी मत खाइए, पराठे मत खाइए। अननेसेसरी जब वो डाइजेशन इशू होता है एग्ज़ाम के समय पे तो वो एंग्जाइटी को और ट्रिगर ही करता है, वो कभी भी शांत नहीं कर पाता है एंग्जाइटी को। इंस्टेड ऑफ दैट हैव गुड फूड, मतलब आप अच्छे से फ्रूट्स खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, अ बोल ऑफ ओट मील इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। पोहा, उपमा, लाइट फूड, सैंडविच खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड इज़ कि सेंटर जो है वो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत एकदम नेक टू नेक करके चलते हैं, नहीं करना है ऐसा। कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, ये मतलब ये मिनिमम बोल रही हूँ मैं। मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट्स को जब बताती हूँ तो उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1 घंटा पहले आपको पहुँच ही जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि 30 मिनट रूल बुक जो है वो आपकी ये होनी चाहिए कि आप अननेसेसरीली बुक्स के थ्रू मत जाओ, लोगों से डिस्कस मत करो अननेसेसरी आई पी मैट इंदौर के बारे में, रोहतक के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, ये सब चीज़ें मत करो। इससे क्या होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा पैनिक इंड्यूस होता है, कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है एंड ये अननेसेसरीली आपको एंग्जाइटी देगा एंड आपके एग्ज़ाम की जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको ख़राब करेगा। उससे अच्छा क्या होता है, शांति से बैठो, पानी पीते रहो, अपने आप को मेंटली अवेयर रखो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फॉर्मूलाज को एक बार अपने दिमाग में चला लो एंड दैट्स इट। एंड आप आज इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपने कुछ नया करने की कोशिश की तो आपका पुराना सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करो, लॉजिकली प्रिपेयर करो, सही तरीके से प्रिपेयर करो, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में पढ़ने की कोशिश मत करो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।